तो मैंने कहा कि ये बेसिकली एक चैनल था और चैनल का मतलब हुआ दैट इज अ ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है। अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो मैंने कहा कि अगर यहां से एक मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल जा रहा है इस तरफ, और जब ए मॉलिक्यूल जा रहा है उसी के साथ साथ बी मॉलिक्यूल भी जा रहा है, तो जब दोनों मॉलिक्यूल एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दैट कंडीशन इज नोन एज अ सिम्पोर्ट। उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज अ सिम्पोर्ट। लेकिन अगर ऐसा होता कि मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में गया है तभी दूसरा मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में आया है, तो इस केस में अगर आप देख रहे हैं कि एक जब जा रहा है इस डायरेक्शन में तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ एंटीपोड। इसको आपने क्या नाम दिया? दैट इज एन एंटीपोड। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक अकेला चैनल सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को गाइड कर रहा है, दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, तो उस केस में अगर देख रहे हैं तो दैट इज नोन एज अ यूनिपोड। तो तीन तरीके के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और ये तीनों तरीके के ट्रांसपोर्ट बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और पैसिव भी अगर देखा जाए तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। ये पैसिव का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, Without expenditure of energy. दैट इज विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब हुआ? कि जिसके अंदर एक चैनल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। समझ में बात आ रही? एक चैनल का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया दैट इज अ पैसिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और ये तीन तरीके का था, एक था सिम्पोर्ट, एक था एंटीपोड और एक था यूनिपोड। तो सिम्पोर्ट में आपको पता चल गया कि यहां पर मैंने कहा कि दैट इज बोथ द मॉलिक्यूल्स moves in same direction, moves in same direction। यहां पर क्या हुआ? both moves in opposite direction। और अगर यूनिपोर्ट की बात करें, यूनिपोर्ट की, तो इसका मतलब है कि जहां पर एक अकेला मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, तो मैंने कहा कि सिंगल मॉलिक्यूल मूव्स इंडिपेंडेंटली। तो ये तीन तरीके के ट्रांसपोर्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, दैट इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आ जाइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा भाई, ये बताइए? अपहिल ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। इससे भी और बेहतर कुछ ऐसी बात बताइए जिससे लगे कि हाँ यार कुछ मतलब अपहिल ट्रांसपोर्ट ठीक है। एनर्जी अपहिल, हाँ बताएं बताएं एनर्जी बताएं। की सर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसमें, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये बात जाहिर हो रही है एक्टिव से, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है वो हमें समझना है यहाँ पर। देखिए रियलिटी यहाँ पर यह है कि अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये बेसिकली एक तरीके का प्रोटीन लगा हुआ है, लेकिन इस बार हम इस प्रोटीन को, इस वाले प्रोटीन को हम कह रहे हैं पंप। इसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज नोन एज अ पंप। अभी तक आपने क्या नाम दिया था? दैट इज अ चैनल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चैनल एंड पंप? कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, पंप एनर्जी यूज करता है और चैनल एनर्जी यूज नहीं करता है। इसके अलावा कोई और अच्छी बात? अच्छा ठीक है, चलिए। चैनल जो है एक तरीके के पाइप की तरह काम करता है। चैनल किसकी तरह काम कर रहा है? दैट इज अ पाइप की तरह काम करेगा। और पाइप की तरह हमने ये बात क्यों कही? ये बात हमने इसलिए कही कि ये मटेरियल इस पाइप के अंदर गया और ये पाइप से इस तरफ निकल आया, समझ रहे हैं? यानी मटेरियल इधर जा रहा है और इधर से मटेरियल निकल आया। तो इसका मतलब यहां पर क्या कोई एनर्जी की जरूरत पड़ी है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? बताइए। नहीं। दूसरी चीज, मटेरियल किधर से किधर जाएगा? ऑब्वियस बात है, ये बात अच्छे से आपको पता है कि ये हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ जाएगा? दैट इज अ लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब ये जब पाइप की तरह काम कर रहा है
तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर कंसंट्रेशन मटेरियल का ज्यादा है और ये पाइप से गुजरता हुआ दूसरी साइड में निकलता हुआ चला जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मटेरियल मूव कर रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम पंप की। तो पंप बेसिकली काम कर रहा है एज अ मोटर। पंप किसकी तरह काम कर रहा है? यानी मोटर की तरह। आपने देखा होगा कि एक पानी को पंप करने के लिए मोटर यूज की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी पंप काम कर रहा है। और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं? तो पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं कि मोटर यूज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल उसी तरीके से ये पंप यूज करेगा एटीपी। ठीक है? और आप जानते हैं कि पंप से हम पानी को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचा रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर मटेरियल बेसिकली यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर कम है, यहां पर मटेरियल बहुत ज्यादा है, यहां पर बहुत ज्यादा मटेरियल है बाहर की तरफ देखते हुए। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो लो कंसंट्रेशन है और यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो हाई कंसंट्रेशन है। उसके बावजूद एनर्जी को यूज करते हुए ये पंप अपने लो से हाई की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है? एंड दैट ट्रांसपोर्ट इज नोन एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, यस सर। क्या समझ में आया एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, बताइए। Against the concentration gradient वर्क करेगा एनर्जी को यूज करके। एनर्जी को यूज करते हुए, और मटेरियल किधर से किधर जा रहा है? लो लो से कंसंट्रेशन हाई तरफ। लो से हाई। और इस काम को करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है? एटीपी। दैट इज एटीपी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहली चीज, मटेरियल किधर से किधर मूव कर रहा है? आपने कहा कि मटेरियल मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू किस तरफ? हाई। हाँ जी, हाई कंसंट्रेशन। अच्छा जी, दूसरी बात आपने क्या कहा कि और क्या चीज की यूज होगा? हाँ जी, और प्रोटीन जो यूज हो रही है यहां एटीपी। पर वो प्रोटीन का को क्या कह रहे हैं आप? उस प्रोटीन का क्या नाम लिया? दैट इज एन पंप। और यहां पर एटीपी यूज होगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस हाँ सर। जी। एक बात बताइए कि क्या यहां पर सैचुरेशन आ सकता है, नहीं आ सकता? हाँ जी, सैचुरेशन जानते हैं, यानी जो ट्रांसपोर्ट है वो फिक्स हो जाए, दैट इज नोन एज अ नहीं सैचुरेशन। तो क्या यहां पर सैचुरेशन आ सकता है, नहीं आ सकता? नहीं नहीं आ सकता। देखिए, सर आ सैचुरेशन सकता है। ऑब्वियस बात है आएगा, आ क्योंकि सकता जिस वक्त सारे पंप बिजी हो जाएंगे काम करने में, मैंने कहा कि जिस वक्त सारे के सारे पंप बिजी हो जाएंगे काम करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो फिक्स हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट फिक्स हो रहा है तो दैट पॉइंट इज नोन एज अ सैचुरेशन। उस पॉइंट को क्या कहेंगे आप? हाँ जी, सैचुरेशन। when all the pumps are busy in transport। जब सारे के सारे पंप किसमें बिजी हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट में। तो सैचुरेशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। दे एक्वायर सैचुरेशन। क्या यहां तक बातें समझ में आती हैं या हमें कुछ नहीं आता समझ? आता है। अच्छा, आ जाता है। चलिए, इतने बड़ा अगर आपने काम कर लिया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो नेक्स्ट आते हैं बेसिकली कंपैरिजन पर। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, दैट इज अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट। तो देखिए कैसे कंपैरिजन डिफरेंट ट्रांसपोर्ट में। ऑब्वियस बात है, एक ट्रांसपोर्ट कौन सा था? दैट इज अ सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा कौन सा ट्रांसपोर्ट था भाई? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। दैट इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कह लें या डिफ्यूजन कह लें, बात एक ही है।
और तीसरा वाला क्या था? दैट इज एन Active. एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फिलहाल यहां पर बात आ जाती है प्रॉपर्टीज की। तो दैट इज अ प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने कहा कि क्या यहां पर स्पेशल प्रोटीन चाहिए नहीं चाहिए। तो आ जाइए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज स्पेशल प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अब बताइए सिंपल डिफ्यूजन में स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? हाँ जी, नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? इसका जवाब, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन जर्नल सरफेस से हो रहा है, किसी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी, मैंने कहा कि सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन जो पर्टिकुलरली हो रहा है वो जर्नल सरफेस से हो रहा है, किसी भी पार्ट से हो रहा है, यहां पर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आपने कह दिया कि सिंपल डिफ्यूजन के लिए कोई स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? है। यस सर है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए है। है। तो जो प्रोटीन चाहिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए, उस प्रोटीन को हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं? चैनल। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए उस प्रोटीन को क्या कहेंगे हम? पंप। दैट इज अ पंप। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए, दैट इज अ हाईली सिलेक्टिव। हाईली सिलेक्टिव का क्या मतलब है भाई? हाँ जी, जल्दी से बताइए, हाँ या ना का जवाब दे दीजिए फौरन। नहीं पता तो नहीं पता। हाईली सिलेक्टिव जानते हैं? हाँ हाँ हाँ, हाईली सिलेक्टिव किसको कहेंगे, बस इतना बताइए। अच्छा एक बात बताइए, क्या शादी में सब लोग आ जाते हैं या जिनको बुलाया जाता है बस वही आते हैं? सिलेक्टेड आते हैं? जिनको बुलाया जाता है बस वही आते हैं, ठीक है। हैं। और अगर किसी मेला अगर कहीं लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, तो वहां पर जी। किसी को बुलाया जाता है या सब आ जाते हैं? सब सब आ जाते हैं। कहां पर जी। सिलेक्शन है और कहां पे सिलेक्शन नहीं है? सिंपल में नहीं है सिलेक्शन। तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई सिलेक्शन नहीं है, यहां पर सब आ जाएंगे। और अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो यहां पर पर्टिकुलर प्रोटीन इन्वॉल्व है, और जब प्रोटीन पर्टिकुलर इन्वॉल्व है तो पर्टिकुलर प्रोटीन पर्टिकुलर मटेरियल को ही ट्रांसपोर्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हाईली सिलेक्टिव हुआ। और इसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये भी हाईली सिलेक्टिव हुआ। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? आई। ओके, नेक्स्ट आइए, दैट इज आर ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स के बारे में बताइए। सैचुरेशन कहां आएगा, कहां नहीं आएगा? फैसिलिटेटेड में आएगा। फैसिलिटेटेड में आएगा और एक्टिव में आएगा और सिंपल डिफ्यूजन में नहीं आएगा। सवाल है क्यों? हाँ जी, जल्दी बताएं, जल्दी से, तेज। सिंपल डिफ्यूजन में पर सैचुरेशन नहीं आएगा क्योंकि कोई स्पेशल इंटीग्रेटेड प्रोटीन ऑब्वियस बात है कि यहाँ सिंपल डिफ्यूजन के अंदर कोई भी स्पेशल प्रोटीन नहीं है। और जब स्पेशल प्रोटीन नहीं है, जनरल सरफेस है, तो जनरल सरफेस से मटेरियल लगातार ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। लेकिन यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोटीन की वजह से स्पेशलाइज पर्टिकुलरली हो रहा है डिफ्यूजन। तो जब एक बार ये बिजी हो जाएंगे तो सैचुरेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशल प्रोटीन इन्वॉल्व भी नहीं है, तो यहां पे कोई सैचुरेशन नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, दैट इज एन अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताएं। लो कंसंट्रेशन से हाई पे। लो से हाई की तरफ मटेरियल का मूवमेंट होना। क्या ये बात क्लियर है? तो बताइए कहां पे लो से हाई की तरफ जाएगा, ये बताइए।
एक्टिव में जाएगा बस। एक्टिव में जाएगा बस। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर नहीं। ओके, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं। सवाल है क्यों ऐसा हो रहा है कि सिर्फ अपहिल ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही हो रहा है, बाकियों में नहीं हो रहा है? एनर्जी चाहिए, बाकी दोनों में एनर्जी नहीं है। चाहिए लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराने के लिए, और एनर्जी अगर आप देखें तो सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर है, इसके अलावा किसी और के पास एक्टिव एनर्जी है ही नहीं। नेक्स्ट आइए, तो दैट इज एटीपी रिक्वायरमेंट। तो एटीपी रिक्वायरमेंट कहां पर होगी? एक्टिव में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायरमेंट है और बाकियों में नहीं है। नहीं है। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? तो ये बताइए कि इनहिबिटर किसके ऊपर अफेक्ट करते हैं? जी, इनहिबिटर्स किस पर अफेक्ट करेंगे? फैसिलिटेटेड और एक्टिव। क्यों फैसिलिटेटेड पर और क्यों एक्टिव पर अफेक्ट करेंगे? स्पेशल प्रोटीन वो चैनल्स के थ्रू हो रहा है, तो वो इनहिबिटर उन चैनल्स ऑब्वियस बात है कि ये दोनों काम प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं, और जब इनहिबिटर पर्टिकुलर प्रोटीन को डैमेज कर देगा तो ये डिफ्यूजन अफेक्ट कर जाएगा। और सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो यहां कोई पर्टिकुलर प्रोटीन इन्वॉल्व ही नहीं है। जब इन्वॉल्व नहीं है तो इनहिबिटर इसके ऊपर कभी अफेक्ट डाल ही नहीं सकता। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज एन हार्मोनल कंट्रोल, यानी हार्मोन किसको कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ जी बताएं। सिंपल डिफ्यूजन को हार्मोन्स कंट्रोल करेगा? नहीं। नो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को? यस। ओके, यहां तक कंप्लीट हुई कहानी या नहीं? यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट आते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पर। दैट इज द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर सबसे पहले आ गया दैट इज एन इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ जी, व्हाट इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन? Does not allow to pass any substance through. ओके, यानी डू नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। क्या ये बात सही है? तो मैंने कहा कि डू नॉट अलाउ एनी मटेरियल टू पास। एग्जाम्पल बताइए जल्दी से इम्परमिएबल का। ये तो हर कोई बता देगा इम्परमिएबल, जल्दी बताइए। हाँ जी, और प्लांट में बताइएगा। क्यूटिन। कहाँ पे होता है क्यूटिन? लीफ की सरफेस। हाँ जी, कभी क्यूटिकल का नाम सुना है? बताइए जल्दी से, क्यूटिकल का नाम सुना है या नहीं सुना है क्यूटिकल का नाम? जी सर, लीफ की सरफेस पे। क्या कह रही है, नहीं सुना है? तो क्यूटिकल प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। हाँ, इसके अलावा क्यूटिकल के अलावा कोई और लेयर बताइए जल्दी जो बेसिकली इम्परमिएबल होगी। बार्क। दैट इज अ सुपराइज लेयर। सुपराइज लेयर आपने बताया दैट इज बार्क के ऊपर होती है, और बार्क कह लें या कॉर्क कह लें, ठीक है। इसके अलावा आपने क्यूटिन भी बताया था, तो ये रही क्यूटिन। तो ये सारी की सारी बेसिकली ऐसी लेयर्स हैं जो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं। दूसरी आ जाइए तो दैट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये बताइए कि परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होंगी भाई? सेल वॉल। तो आपने कह दिया कि अलाउ ऑल मटेरियल
टू पास, यानी हर मटेरियल को ये पास होने देगा। आपने बता दिया दैट इज अ सेल वॉल, तो इसका मतलब सेल वॉल जो होती है ये बेसिकली परमिएबल होगी सबके लिए, सबके लिए, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि सेल वॉल में भी अगर आप देखें तो सेल वॉल भी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, तो कौन सी वॉल जो बेसिकली परमिएबल होगी? सारी वॉल्स परमिएबल होगी या कोई पर्टिकुलर होगी? प्राइमरी, तो दैट इज अ प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्यों नहीं परमिएबल होगी? क्योंकि वो प्राइमरी वॉल के अंदर होती है, तो प्राइमरी पहले वॉल के प्राइमरी। ऊपर होती है, अंदर नहीं होती है। ये अगर देखा जाए तो ये एक सेल है, इस तरह अगर देखा जाए तो ये एक और सेल है, ये एक और सेल है। ये वाली जो वॉल है, ये वाली, इसको मैं बाहर दिखाता हूं। जब इसको मैंने बाहर दिखाया तो आप देखेंगे कि सबसे पहले बीच में एक लेयर मौजूद है एंड दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिला। इसको क्या कहते हैं हम? मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, तो दिस इज द प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल है। और प्राइमरी वॉल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली सेकेंडरी वॉल हो गई, ये सेकेंडरी वॉल हो गई, समझ रहे हैं? ये सेकेंडरी वॉल है। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी वॉल जो है ये परमिएबल है, सेकेंडरी वॉल जो है वो थिकनेस को बढ़ाना शुरू कर देगी, और जब थिकनेस बढ़ना शुरू होगी तो परमिएबिलिटी लगातार घटती चली जाएगी, और अगर सेकेंडरी वॉल बहुत ज्यादा थिक हो गई तो फिर ये इम्परमिएबल हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, दैट इज थर्ड नंबर पर, दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ जी बताइए जल्दी से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बताइए। सिलेक्टिवली परमिएबल होगी। मैंने यहाँ सेमी ओके। परमिएबल लिखा हुआ है। हाँ जी, सिलेक्टिवली परमिएबल की तो बात ही नहीं पूछी है मैंने। बताइए जल्दी से। तो जो सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट करवाएगी लेकिन तो असॉल्वेंट अलाउ का नहीं। वाटर ओनली टू पास, सिर्फ सॉल्वेंट को पास कराएगी। सॉल्वेंट जिसकी हम बेसिकली प्लांट में बात कर रहे हैं वो वाटर है, समझ रहे हैं? यानी जो सॉल्वेंट जिसकी आप बात करते हैं प्लांट में वो वाटर है, समझ रहे हैं? तो सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को या सॉल्वेंट को अलाउ करेगी अपने अंदर से जाने के लिए, अदरवाइज किसी को अलाउ नहीं करेगी। और इस तरीके की मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट में आपको दिखने को ही शायद ना मिले, बहुत एक्सेप्शन हो सकता है मिल जाए, अदरवाइज ये नहीं मिलती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ज्यादातर आप एनिमल में देखेंगे। तो ये एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखा जाए तो एनिमल मेम्ब्रेन के अलावा सेलोपेन का नाम सुना है? हाँ जी, सेलोपेन का नाम सुना है? मशीन्स में यूज होता है। किसमें किसमें? डायलिसिस मशीन में, डायलिसिस मतलब डायलिसिस मशीन के अंदर जो बेसिकली ट्यूब होता है उसके अंदर सेलोपेन यूज होता है, सही बात है। और इस सेलोपेन के अंदर से अगर देखेंगे उस ट्यूब से तो देखते हैं कि आप उसमें से वाटर मेनली निकल कर बाहर आ रहा है, वाटर आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ सॉल्यूट भी निकल के आता है, लेकिन मेनली वाटर चला आता है। लेकिन अगर आम तौर पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को देखेंगे तो सिर्फ वाटर को अलाउ करेगा ये जाने के लिए, अदरवाइज बाकी चीजों को अलाउ नहीं करेगा, समझ रहे हैं? नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट है बेसिकली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में बताइए। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहना है? मैं आपको पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां मैंने लिख दिया कि ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या मतलब है इस बात का, जल्दी से बताइए।
हाँ जी, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या मतलब है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हम क्या किसको रहे हैं? तो ये समझ लीजिए कि एक्सेप्ट सेल वॉल, all the membranes present in cell। अब कुछ बात क्लियर हुई नहीं हुई? कि सेल वॉल को छोड़ दीजिए, सेल वॉल की बात मत करिए, और सेल वॉल के अलावा जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो टोनोप्लास्ट है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, चाहे वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, चाहे वो किसी की भी मेम्ब्रेन है, दे ऑल आर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब सवाल यह है कि आखिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह किसको रहे हैं? जो किसी सिलेक्टिव चीजों को पास होने दें। एग्जैक्टली। तो ये अलाउ वाटर एंड सम सिलेक्टेड मटेरियल टू पास। क्या ये बात याद रहेगी आपको कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? हाँ जी, जल्दी बताइए, कैसी हैं वो मेम्ब्रेन्स? सिलेक्टिवली परमिएबल। दैट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, तो मैंने वही सारे मेंशन कर दिए जो इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ वाटरमेलन आपने खाया है? नहीं खाया? इसके अंदर अगर देखेंगे तो 92% वाटर होता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो हर्बेशियस प्लांट की बात करें तो हर्बेशियस प्लांट के अंदर 85 से लेकर 90% वाटर है। यानी हर्बेशियस प्लांट के अंदर अगर देखा जाए तो कितना वाटर है? दैट इज एन 85 से 90% वाटर है। क्लियर है? और देखा जाए तो 10 to 15% ड्राई वेट होता है एज ड्राई मैटर। इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो अगर देखा जाए सीड which appear to be dry, क्या मतलब है? एक ऐसा सीड जो बिल्कुल ड्राई लग रहा है, उसके अंदर भी 10 से 15% वाटर होता है। क्लियर है ये बात? नहीं है? मैच्योर कॉर्न समझते हैं? कॉर्न का पेड़ जानते हैं? जल्दी बताइए। मेस का पेड़ जानते हैं? जी सर। जी। एब्जॉर्ब 3 लीटर वाटर इन अ डे। एब्जॉर्ब 3 लीटर वाटर इन अ डे। इसका क्या मतलब है कि एक दिन में कितना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है मेस का प्लांट? 3 लीटर। 3 लीटर। मस्टर्ड का नाम सुना है? Yes, sir. एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स वेट इन 5 आवर। 5 घंटे के अंदर मस्टर्ड इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। यहां तक क्लियर है बात? आगे बढ़ जाएं? जी सर। ठीक है, चलिए तो कुछ टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या लिखा है मैंने, जरा बताइए। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको? कभी नाम सुना है इसका? स्पेलिंग समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो बताइए क्या पढ़ेंगे इसको?
Imbibition. Imbibition. दैट इज इम्बाइबिशन। क्या कहलाएगा? Imbibition. तो दैट इज एन इम्बाइबिशन। क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? इम्बाइबिशन क्या होता है? Loss of water through the surface लॉस of ऑफ वाटर। आपने क्या बोला है? लॉस ऑफ वाटर और क्या बोला है? absorb the water. एब्जॉर्ब ऑफ वाटर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये बात समझिए, ये बताइए कि आप अगर पानी के अंदर वुड को डाल दें, किसको डाल दें? वुड को, तो क्या वुड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? बताइए। सर पानी को ऑब्जर्व करेगा। एब्जॉर्ब करेगा या एड्सॉर्ब करेगा? सर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा। बेसिकली मैंने कहा कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर एब्जॉर्प्शन, दैट इज एन absorption of water takes place on the surface of any material. Any material such that it do not form any solution. क्या मतलब हुआ इस बात का? जल्दी बताइए, क्या मतलब है? यहां पर मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द सरफेस, यानी ऑन द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल। किसी मटेरियल के सरफेस पर पानी का एब्जॉर्प्शन होना, सिर्फ सरफेस पर, और इस तरह पानी का एब्जॉर्प्शन होना कि सॉल्यूशन फॉर्म ना हो। और अगर मान लेते हैं कि सरफेस पर किसी कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। ये बात आपने पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब आप समझिए कि सरफेस पर कोई चीज अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर by wooden doors in rainy season। बरसात में आप देखते हैं कि दरवाजों से आवाजें आती हैं, यानी खूब लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं उससे आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि जब वो जो वुडन डोर्स थे उन्होंने क्या किया कि पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। मैंने कहा कि एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ है? हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन? क्या फर्क है दोनों में? Absorption surface phenomena, absorption bulk phenomena. बल्क फिनोमिना है। तो ऑब्वियस बात है कि इम्बाइबिशन के अंदर एड्सॉर्प्शन फिनोमिना है या एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है? Absorption. तो दैट इज एन एड्सॉर्प्शन फिनोमिनन है ये। तो यहां पर एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है बाय वुडन डोर इन रेनी सीजन। क्या इम्बाइबिशन से कोई प्लांट वाटर रिलेशन में हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मैंने कहा कि इट हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। ये किस में काम करेगा? सीड जर्मिनेशन में। क्योंकि जब सीड पानी को सोक कर लेगा, और पानी को जब सोक कर लेगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उसके इंक्रीज होने की वजह से जो टेस्टा है वो रप्चर्ड हो जाएगा। और जब टेस्टा रप्चर्ड हो जाएगा तो सीड आसानी से जर्मिनेट कर पाएगा। तो ये फायदा हुआ इम्बाइबिशन से। क्लियर है? अगर इम्बाइबिशन को अगर आप देखते हैं तो इसमें दो चीजें आप देख रहे हैं, एक होता है इम्बिबेंट और एक होता है इम्बिबेट। तो व्हाट इज इम्बिबेंट एंड व्हाट इज इम्बिबेट? तो मैंने कहा कि मटेरियल on which
water adsorb. तो जिस सरफेस पर पानी एब्जॉर्ब होगा वो सरफेस क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज इम्बिबेंट। और इम्बिबेट का मतलब क्या है? द मटेरियल which is going to absorb क्या यहां तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई? यस सर, नहीं हुई? क्लियर हुई। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इम्बिबेंट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वुड, और इम्बिबेट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट हेडिंग आती है दैट इज अ वाटर पोटेंशियल। दोबारा से ज्वाइन करिएगा।